नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है जनरल साइंस की। जनरल साइंस में फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सबका डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम जो एक सीरीज स्टार्ट करने वाली है। उस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी पीपीटी हैं वो मैं सारी वहाँ पर अपलोड करता हूँ, पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो इजीली आपको ये सारा स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग लोकेशन? मास, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वेट और ग्रेविटी। दोस्तों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मास होता है आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है, वो अगर आप लोकेशन चेंज कर लें तो भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और कई बार एसएससी सीजीएल के अंदर और एसएससी जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका जो भार है, सॉरी भार नहीं, आपका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर 75 केजी है, तो बताइए मून पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा? तो कितना होगा? 75 केजी। भाई जो आपका मास है ना दोस्तों, वो आप चाहे अर्थ पे रहें या सन पे चले जाएं, हर जगह आपका मास जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होती। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन चेंज हो सकता है, वेट तो डेफिनेटली चेंज होगा और ग्रेविटी भी डेफिनेटली चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? एकदम राइट और करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक यानी कि जो फील्डर होता है, चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना। इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल illustrates न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? When we stop running the pedal, the cycle starts to slow down. While catching a fast approaching cricket ball, the fielder slowly moves his hand backward with the moving ball. And the C option is when a bus starts abruptly, the passenger are jerked backwards. And option D है rocket launch. देखिए, अगर मैं इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन वाइज बात करता हूँ तो आपको पता पड़ेगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो कौन सा है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि भाई जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है भाई? साइकिल पे काफी ग्रेविटेशनल जो आपके फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से ऐसा होता है कि साइकिल जो है आपकी क्या हो जाती है? धीमी होना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत तरह के रेजिस्टेंस लगते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ऑप्शन नंबर बी है वो कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम है, या आपने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका रॉकेट लॉन्चिंग, यहाँ पे रॉकेट लॉन्च करना दे रखा है, ये कौन सा है? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन का लॉ है, जो ये बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। और ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अगर इसकी टर्म की बात करेंगे तो बहुत डीप के अंदर हो जाता है, जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब मैकेनिक्स या फिर साइंस में फिजिक्स का थ्योरी क्लास होगा तब डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। जब कोई बस है, व्हेन अ बस स्टार्ट्स अब्रप्टली द पैसेंजर आर जर्क्ड बैकवर्ड्स, यानी कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। आपने देखा होगा अगर एक बस चल रही है, ठीक है, एक मूविंग बस है और उसके अंदर ये हमारे यात्री जो है, यात्री भाई साहब बैठे हुए हैं, अगर ये बस एक साथ स्टार्ट हो जाए तो ये क्या होते हैं? पीछे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सारे के सारे यात्री पीछे हो जाएंगे। और अगर ये बस एक साथ ही ब्रेक लगा देगी तो क्या होगा? ये सारे के सारे आगे की तरफ गिर जाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, या हम कह सकते हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी वजह से होता है, जो क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर रहना चाहिए। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका मोशन के अंदर है तो वो चाहता है कि वो मोशन के अंदर रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट के अंदर रहे। और इनकी ये चाहत कब तक पूरी नहीं होती, जब तक मैं इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं। तो यहाँ पर जो यात्री थे, अगर ये बस आपकी जो थी वो एक रेस्ट पोजिशन के अंदर थी, तो यहाँ पर जो आपके पैसेंजर बैठे हुए थे ये सारे के सारे किसके अंदर थे, रेस्ट पोजीशन के अंदर थे। जैसे ही मैंने बस को स्टार्ट किया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स डेवलप हुआ, एक साथ ही बस आगे चलना स्टार्ट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि बस जो थी, बस तो मोशन के अंदर आ गई, बट जो आपके पैसेंजर थे वो अभी किस में थे, स्थिर अवस्था के अंदर ही थे, रेस्ट कंडीशन के अंदर ही थे। एक साथ ही उन्होंने अब क्या किया, अपने मोशन को चेंज किया, दैट्स वाई वो पीछे की तरफ जो है उनका पीछे की तरफ जो है वो क्या गिर गए, या पीछे की तरफ झटका लगा उनको। ठीक है, और अगर सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कब, अगर मैं एक साथ ही ब्रेक लगा दूंगा तो आगे की तरफ गिर जाते हैं। बस मोशन में थी तो बस जो थी वो एक साथ रुक गई, बट जो पैसेंजर थे वो भी साथ साथ में मोशन में थे, वो एक साथ रुक नहीं पाए, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण, which one of the following is not related to this group, speed, time, mass, acceleration। आपको दिखाई देगा कि जो दोस्तों जो आपका स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, यानी कि त्वरण, त्वरण क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। और अगर मैं फिजिकल टर्म के अंदर बात करता हूं तो वेलोसिटी की बात होगी यहाँ पे, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डी बाई टी होता है आपकी वेलोसिटी। और इसी तरह हम क्या लगाते हैं, डीएस बाई डी टी निकालते हैं, किसको, एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन तीनों के तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, लीनियर मोशन के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर यूज होते हैं, लीनियर मोशन के अंदर, यानी कि किसके अंदर भाई, गति, समय और त्वरण सबके सब किसमें है, रेखीय गति के अंदर उपयोग होता है। पर जो आपका द्रव्यमान है, दैट इज ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो एकदम अलग है, नॉट शी बट सी। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो एकदम अलग है, मास इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मास का मतलब क्या, द्रव्यमान क्या परिभाषा होती है, आगे पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट टू मेजर इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं कि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास यानी कि द्रव्यमान पर। यानी कि जो वस्तु का जड़त्व है वो किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाइयों, वो डिपेंड करेगा डायरेक्ट द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु के अंदर उतना ज्यादा जो है क्या होगा, इनर्शिया होगा। आप एक फॉर्मूला चाहें तो याद कर सकते हैं, I इज टू क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, वेयर के इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन, और कुछ लोग इसको गायरेशन भी प्रोनाउंस करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, बट आपके एनटीपीसी में काम का नहीं है, छोड़ दो। एसएससी जेई वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो याद करना, और स्पेशली मैकेनिकल के हैं तो याद कर लेना, वरना सॉम में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू मेजर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है, द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। देखिए सेम क्वालिटी क्वेश्चन था, मतलब आप देखोगे कि किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई क्या है, और अगला क्वेश्चन देखोगे किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, त्वरण का, जड़त्व का, संग तो गलत है यार, ये संवेग होना चाहिए, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये संवेग है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको मोमेंटम। क्या है ये दोस्तों, संवेग है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, त्वरण का, जड़त्व का, गति का। मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इनर्शिया, मोमेंटम और स्पीड। तो क्या होता है, इनर्शिया। अभी अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसको कंप्लीट किया। तो सर एक जैसे क्वेश्चन क्यों आए, ये आरआरबी एनटीपीसी में मैं आपको दिखाना चाह रहा था वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, किस किस प्रकार के वेराइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भाई एक ही साल के अंदर इस तरह के 2 सेट में अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत आसान होती है फिजिक्स, बहुत आसान होती है। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जेई बहुत आसान फिजिक्स है। ठीक है, तो 5वें का आंसर क्या हो गया? जड़त्व हो गया, बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में कि भैया बल का जो एक समीकरण है एफ इज इक्वल इन द फोर्स इक्वेशन, वैसे एफ इज इक्वल टू आना चाहिए, कोई बात नहीं। जो एफ है, एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? तो आपको पता है एफ किसके बराबर होता है? एम ए। ठीक है, वेयर एम दैट इज योर मास एंड ए इज योर एक्सेलरेशन, यानी एम क्या है आपका मेरे भाइयों? एम है द्रव्यमान और एक्सेलरेशन क्या है आपका? त्वरण। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है आपको? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है आप लोगों को कि यदि मैं किसी वस्तु पर कोई एक फोर्स लगाता हूं तो उस वस्तु द्वारा जो, अच्छा इसको इस तरह से टांग देना, जो उस फोर्स का जो रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या होता है? एम ए होता है। ध्यान रखना, कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये मतलब नहीं होता कि एफ की जो वैल्यू है वो एम ए के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि एफ का जो रिस्पॉन्स है, मैंने जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या मुझे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है एम डॉट ए, मास गुणा एक्सेलरेशन मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इन थ्योरी लेक्चर, जो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थ्योरी लेक्चर्स आप डिमांड रखेंगे, आपकी डिमांड पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा थ्योरी लेक्चर, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कुछ थ्योरी लेक्चर जो कॉन्सेप्चुअल है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे ए हो गया, याद रखना। ठीक है, एम ए, एम जी एच नहीं होता, एम बी नहीं होता, यू प्लस एटी नहीं होता। आगे चलते हैं। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? सॉरी दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ग्रुप डी का, दैट इज वाई ये रिपीट हो गया है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 31 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट थर्ड के अंदर क्वेश्चन आया है, और यही क्वेश्चन आपका 11 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था, और इसी तरह का जो क्वेश्चन था वो आपका 26 अक्टूबर 2018 को थर्ड शिफ्ट के अंदर गया था। ठीक है, दैट्स वाई रिपीट हो गया। मैंने अपने टाइपिस्ट को दिए थे कि भैया 18 के क्वेश्चन टाइप करो, रिपीट हो गया, मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए। तो वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान यानी कि मास के द्वारा मापा जाता है। वेट एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, वेट क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg हो जाता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसके ऊपर। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन राशि होता है, इसलिए एक सदिश राशि है। टाइपिंग मिस्टेक है ये डेफिनेटली, या फिर हो सकता है क्वेश्चन की मिस्टेक हो, क्योंकि अगर कोई वस्तु दिशाहीन है तो वो क्या होती है? अदिश होती है, सदिश नहीं होती। सदिश कब होती है? जब उस वस्तु के साथ दिशा होती है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिडायरेक्शनल, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी, नॉट अमाउंट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं मास की। अगला ऑप्शन, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता। The mass of an object remain constant at any place and is not affected by change in height। और फोर्थ ऑप्शन है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। The amount of matter occurring in an object is called the mass of that object। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे भी अमाउंट है ना, इस अमाउंट को हटा के आप क्या करेंगे? क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप क्वांटिटी करेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है, जब मैं मेजरमेंट पढ़ाऊंगा समझा दूंगा। ठीक है, अमाउंट और क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल या टेक्निकल टर्म के अंदर आप अमाउंट यूज नहीं करते। आपने कभी सुना है कि ये 1 न्यूटन अमाउंट का फोर्स लग रहा होगा? नहीं करोगे, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, 1 न्यूटन अमाउंट का फोर्स आप जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्वांटिटी ही यूज करोगे इसके अंदर। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है। बेसिकली सी बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 5 kg, तो क्या आप मुझसे आके ये पूछोगे सर इस ब्लॉक का मास साउथ के अंदर कितना होगा? क्या आप मुझसे पूछोगे? नहीं पूछोगे। या आप मुझसे किसी डायरेक्शन के बारे में नॉलेज लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे डायरेक्शन के बारे में नॉलेज? क्योंकि
ये मास जो होती है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान को निर्धारित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पर ये तीनों के तीनों मास की प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं, दीज थ्री ऑप्शंस आर एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ मास। और हिंदी में क्या कहेंगे कि द्रव्यमान के गुण हैं, कह सकते हो आप, ठीक है। बट मास की डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मास जो टर्म है ना, वो आता है कहां से, मैटर से। मैटर, भाई मैटर क्या है, एनीथिंग विच इज हैविंग मास, ये होता है भाई कोई भी ऐसी चीज, या एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैटर क्या है, एनीथिंग which occupies space is termed as mass। क्या कहलाती है, मास कहलाती है। मैं रनिंग के अंदर लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा आलसी हूँ, थोड़ा सा आलसी हूँ, एडजस्ट कर लिए। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्या बोलेंगे कि भाई मैटर, मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य से क्या मिलता है, द्रव्यमान बनता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो उसको क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और उस मैटर की जो क्वांटिटी है, जो उस पदार्थ की जो राशि है, जो कितना है, उसका जो मेजरमेंट है, उसको क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान कहा जाएगा। समझ में आया। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बना सकते हैं हम, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, 8-10 क्वेश्चन में 40-40 मिनट बीत जाते हैं, इतना आप देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कर रहा, बट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहा हूँ। पर इतना ध्यान रखना, मास कहाँ से बना है, मैटर से मिलकर मास बना है। और मास क्या है, किसी भी बॉडी के इनर्शिया इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है। और किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैटर है, देखो लिख रखे ना, द क्वांटिटी, कहाँ गया, द क्वांटिटी ऑफ मैटर अकरिंग इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो कहाँ से बात आता है, मैटर पे आता है, द्रव्य से आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। द्रव्यमान बटा आयतन, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या कहलाती है, m by v इज नथिंग बट रो, रो RHO। और रो को क्या टर्म डिनोट करते हैं, डेंसिटी से रो को डिनोट किया जाता है। डेंसिटी का मतलब क्या है, घनत्व। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे किसी वस्तु का घनत्व कैसे फाइंड करना है, तो घनत्व फाइंड करेंगे आप द्रव्यमान बट्टे आयतन से। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, द्रव्यमान बट्टे आयतन से, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का भार, भाई वेट कितना दे रखा है, 200 न्यूटन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका मास फाइंड करना है। वेयर जी की वैल्यू आपको कितनी रखी है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, और ये इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है, अगर कोई भी वस्तु, ठीक है, ये आपकी अर्थ थी, वो उस वस्तु को जो धरती माता है वो अपनी तरफ खींचती है। धरती माता सबसे इक्वल प्यार करती है, तो धरती माता चाहती है कि हर वस्तु मेरे पास आके रहे, ठीक है, यानी कि एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इस वस्तु का एक मास होता है। अब इस मास और इस गुरुत्वाकर्षण का जो ये त्वरण है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। इसको ज्यादातर बच्चे क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं, जो गलत है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर किसी वस्तु का वेट फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है। अब यहाँ पे आपको बोला है मास फाइंड करना है, तो मास कैसे फाइंड करोगे, आप बोलोगे वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, भाई 200 न्यूटन आपको दे रखा है, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ये आपसे, वो कितना दे रखा है, 10। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कट गया 20। न्यूटन को खोलो, यूनिट को क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख दूं, सेकंड स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बच गया, 20 kg बच गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कब आए हुए हैं, 2018
शिफ्ट 1 से शिफ्ट 3 तक, और डिफरेंट डेट बता देता हूँ कौन कौन सी है। जो 30 अगस्त को हुए हैं, 5 नवंबर को हुए हैं, कुछ 31 मार्च को हुए हैं, 26 अक्टूबर को हुए हैं। तो इस तरह के अलग अलग डेट के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाते। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके टेक्निकल एग्जाम सर्च करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करें। सारी पीपीटी पीडीएफ और डाउट सेशन, भाई मैं संडे के दिन क्या करता हूँ, संडे के दिन मैं उसकी जो प्राइवेसी है वो सबके लिए ऑल कर देता हूँ। ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो संडे के दिन आप मुझसे आराम से डाउट पूछ पाएंगे। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।